नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जनादेश में यूं तो हम तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज खास तौर से बात तमिलनाडु की होगी, क्योंकि तमिलनाडु में चुनावी जो माहौल है वो अब गरमाने लगा है। अब तक हम देख रहे थे सारा फोकस पश्चिम बंगाल और साथ साथ असम पर था, लेकिन कल पहले दौर की पोलिंग के बाद जब यहाँ पहले दौर की पोलिंग हो गई और अब जबकि सीटों का बंटवारा करीब करीब जो है, सीटों के बंटवारे के बाद तमिलनाडु की क्या राजनीतिक तस्वीर है वो काफ़ी हद तक साफ हो गई है। तो वहाँ पर राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है और राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति में हमारी खास नजर रहेगी। बात इसके अलावा हम बंगाल की भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की तमाम चुनावी सुर्खियों के साथ। कैप्टन विजयकांत की पार्टी में उभरे विरोधी सुर। कहा, पीडब्ल्यूएफ के साथ जाने के फैसले में नहीं ली गई पार्टी कार्यकर्ताओं की राय। हिरोड के विधायक वीसी चंद्र कुमार के नेतृत्व में डीएमडीके के नेताओं ने दिखाए विरोधी तेवर। सभी बगावती नेताओं ने किया पार्टी से बाहर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी की पार्टी पर एक और दाग। निजी चैनल के स्टिंग में दिखी पार्टी नेताओं की दबंगई। तृणमूल के नेता कार्यकर्ता करते हैं जबरन उगाही। असम चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान। पहले दौर की 65 सीटों पर 82% का मतदान। दूसरे दौर की 61 सीटों के लिए 11 अप्रैल को होगी वोटिंग। केरल कांग्रेस में घमासान के बीच जारी हुई पहली लिस्ट। मुख्यमंत्री ओमान चांडी सहित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके के करुणाकरण के बेटे मुरलीधरन और बहू पद्मजा भी चुनावी मैदान में। ये तो हमारी चुनावी सुर्खियां थी। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं, जहां पर कल पहले दौर की पोलिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशनों के खुलासे में तृणमूल कांग्रेस घिरती जा रही है। एक निजी चैनल के खुलासे में तृणमूल के नेताओं ने कथित तौर पर उन पर जो है उगाही करने का आरोप लगाया और उगाही करते हुए नेता नजर आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। बीती 31 मार्च को कोलकाता में गिरे फ्लाईओवर के मामले पर टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर ने धांधली की बात कथित तौर से स्वीकार की है। एक निजी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर सब्यसाची दत्ता ने माना है कि चुनाव में सिंडिकेट का पैसा इस्तेमाल होता है। यही सिंडिकेट स्थानीय निर्माण उद्योग में माल आपूर्ति का काम भी करता है। यही नहीं, इन सिंडिकेट के कई सदस्य टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं। इस प्रकार के कथित खुलासे से साफ हो जाता है कि 9 साल से निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने में टीएमसी से जुड़े लोगों का संबंध है। ऐसे में भाजपा ने चुनाव आयोग से इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब भी मांगा है। If you say today that it was the left which started the syndicate, my question to you, Mamata ji, is you promised a paribartan. এইটা কি পরিবর্তন? পরিবর্তন would have been to end all corrupt means and to see to it that righteousness existed, but you did not do that, meaning that you are complicit in what happened in Bengal. राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के नेता पहले भी कैमरे पर कथित रूप से पैसे लेते पकड़े गए हैं और इस ताजा मामले के बाद राज्य में राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। That syndicate Raj is prospering like this with the political patronage, and they seek to play an important role in the elections, and that is being said openly. None other person but by a Trinamool leader. It is a tragedy of democracy. This nexus between contractors, politicians and crime syndicates needs to be broken, and therefore the TMC government in Calcutta is culpable, it is responsible. तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज हमारे साथ शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी। शेखर जी, पुल गिरा, नारदा सारदा, अब ये सिंडिकेट आपको लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में जो है गुड गवर्नेंस और करप्शन जो है वो इतना बड़ा मुद्दा है, भले ही चुनावों में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन लोगों की जिंदगी पर बहुत गहराई से असर डाल रहा है, वहाँ की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। जिस तरह वो फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ, वो कोलैप्स केवल एक ब्रिज का नहीं था। मेरे ख्याल में ये जो बातें चल रही थी, जैसे आपने शारदा की जिक्र किया, उसके बाद कई ऐसे लग रहा था कि तृणमूल, एक तो तृणमूल सरकार है,
दूसरा जो भी वहाँ पे व्यवस्था है वो पूरा तृणमूल का डोमिनेशन है, और साथ साथ जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई टेंडर हो, सारे तृणमूल के लोगों को जाएगा, और उस काम जिस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें कोई सुपरविजन नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। देखिए ये पहली बार नहीं कोई सरकार ने अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, ये बिल्कुल हर जगह होता है। ये तो पॉलिटिक्स जो कहते हैं, पॉलिटिक्स ये राजनीति और कॉन्ट्रैक्टर का एक नेक्सस की। लेकिन आज एक नया शब्द आ रहा है, सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब ये एक प्रकार की माफिया शब्द है, यानी कि और कोई उसमें घुस नहीं सकता, उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल सरकारी पैसे उसमें वेस्ट होते जाएंगे। और ऐसे अगर आप निर्माण करेंगे, जो निर्माण मतलब ये तो पब्लिक ये है कि जब फ्लाईओवर गिरा तो कितना बड़ा ये हुआ, देखिए आप, जो इनोसेंट लोग हैं उसमें दब जाते। और ये कांड इस ऐसे समय पे हुआ है जिस समय चुनाव में ये एक प्रचार मुद्दा पहले ही था कि भाई करप्शन क्या हुआ, शारदा स्कैम पर अगर हमने ये देखा। पुल नहीं गिरता तो सवाल ये कि 8 साल से पुल बन रहा है लगातार। हम देख रहे हैं 2 किलोमीटर का पुल 8 साल में नहीं बना पा रही लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस की जो सरकारें हैं। तो इसका मतलब बंगाल में परिवर्तन की जो बात हो रही थी कि भाई परिवर्तन आया, वो तो कहीं परिवर्तन आया नहीं। जो व्यवस्था है वो वही है, लेफ्ट को हटाकर ममता आ गई, पर 2 किलोमीटर का पुल नहीं बनता 8 साल नहीं। और कलकत्ते के एक बड़े इंपॉर्टेंट सेंट्रल कलकत्ता में जहाँ जो हावड़ा ब्रिज के लिए जो लिंक रोड है वही वाला है जी। और ये बनाने, वो पुल वैसे बनाने में एक इंजीनियरिंग की चैलेंज थी, ये तो सबको पता है। लेकिन क्यों उस कंपनी को दिया गया जो कंपनी पहले ब्लैक लिस्टेड है, जिस कंपनी जब आप रेल मंत्री थे तब से उसका ब्लैक लिस्ट चल रहा है। तो ये सब नज़रअंदाज करके आपने इतने पैसे खर्चा किए, 150 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है, और लास्ट में एक पब्लिक डेंजर बन गया है ये। देखिए सवाल है कि आप अपने लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली आप इतना बड़ा डिजास्टर किया है, जिंदगी से आपने खिलवाड़ किया। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में आपको? बिल्कुल मुद्दा बन गया है। और कलकत्ते में ये हर कोने कोने जो मीटिंग्स हो रहे हैं, यहाँ बात आ रही है इसको लेकर, भाई ये क्या हुआ ये और इसको एक प्रकार से एग्जाम्पल ले लिए कि इस तरह कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उसकी ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है ना कुछ ये है। जब ममता बनर्जी का तृणमूल का बड़ा इलेक्शन प्लान है, भाई हमने चेंज लाया, हमने सिस्टम बदला, जो सिस्टम पहले, क्योंकि इस तरह की सिंडिकेट्स बात पहले भी होती थी कि भाई 30 साल से एक ही पार्टी वामपंथी, ऊपर ज्योति बाबू, नीचे ये सब चल रहा था। लेकिन अभी तो नहीं मतलब सिंडिकेट के चेहरे बदले, लेकिन सिंडिकेट नहीं बदला। और यही लोगों की, पश्चिम बंगाल में लोगों की यही जो है एक जाहिर तौर से चिंता की बात है। देखना पड़ेगा चुनाव में कैसे लोग रिफ्लेक्ट करते हैं इस पूरे इशू को लेकर, किस तरह से वोट करते हैं, ये देखना बहुत ही जो है एक बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम तमिलनाडु आपको ले चलेंगे। तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, कैसे बहुकोणीय मुकाबला वहां पर होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12 पक्की संपर्क सड़क नहीं थी तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गई, दूरियां भी मिट गई, तरक्की से जुड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और जनादेश में अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में इस बार मुकाबला बहुकोणीय होने वाला है। डीएमके और एआईडीएमके के बीच बढ़ती सत्ता के बीच पीडब्ल्यूएफ के बैनर तले कैप्टन विजयकांत ने चुनावी जंग को और हवा दी है। वहीं पीएमके और भाजपा भी राज्य में इस लोकतांत्रिक जंग को अपने अपने रंग देने की कोशिशों में लगी हुई हैं। अब की बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव छवियों की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। जयललिता, स्टालिन, रामदास और विजयकांत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें इन बड़े चेहरों के इर्द गिर्द होंगी। सबसे बड़ा चेहरा है वर्तमान मुख्यमंत्री जयललिता, यानी कि अम्मा। जनता के बीच एआईएडीएमके का एकमात्र चेहरा जिसके भरोसे पार्टी सत्ता पर काबिज होते आई है। जनता के हर वर्ग, खास तौर पर गरीब तबके में वो अम्मा के नाम से लोकप्रिय है। मशहूर जयललिता को तमिलनाडु में आयरन लेडी के नाम से भी माना जाता है। बेबाक फैसले और जनता के बीच सीधा संवाद उनकी पार्टी और जनता दोनों के बीच ही खास शख्सियत बनाती है। दूसरी तरफ है स्टालिन, डीएमके का बड़ा चेहरा। करुणानिधि के बेटे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। स्टालिन को करुणानिधि का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। स्टालिन की छवि एक तेज तर्रार रणनीतिकार की है। जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। एंटी इनकम्बेंसी के बीच स्टालिन जनता के बीच सत्ता में वापसी में जुट गए हैं। कांग्रेस भी डीएमके के भरोसे सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। तीसरा बड़ा चेहरा है विजयकांत, डीएमडीके पार्टी के मुखिया। तमिलनाडु में कैप्टन के नाम से मशहूर, जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके समर्थकों में तेलुगु नायडू समुदाय शामिल है। इसके अलावा दलित, अरुंधतियार और मध्य व पश्चिमी तमिलनाडु के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी उसमें शामिल हैं। पीडब्ल्यू गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है, यानी कि उनका सीधा मुकाबला जयललिता और करुणानिधि जैसी शख्सियतों से है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चौथा बड़ा चेहरा है रामदास। पीएम के प्रमुख रामदास की छवि ओबीसी नेता की मानी जाती है। पीएमके ने उन्हें अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बनाया है। इसके अलावा टीएमसी और बीजेपी भी चुनाव मैदान में अपने बूते हाथ आजमा रही है, लेकिन डीएमके, एआईएडीएमके और डीएमडीके अपनी बड़ी शख्सियतों के सहारे इन बाकी दलों से कहीं आगे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, क्या विजयकांत, रामदास, क्या ये मुकाबले को त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय बना पाएंगे या फिर आपको लगता है सीधी टक्कर हर बार की तरह डीएमके, मतलब अम्मा और करुणानिधि? देखिए, एक तरफ तो अम्मा है, लेकिन अम्मा के मुकाबला करने के लिए जो बात पहले से चल रही थी, एक फ्रंट बनेगा, लेकिन अब तो कई फ्रंट बन चुके हैं। और खास करके विजयकांत पहले बीजेपी के नेतृत्व के एनडीए में थे जी। एनडीए छोड़ के उन्होंने दुविधा में रहे, डीएमके बुला रहे थे उनको, फिर पहले बीजेपी से थे, उनका था ही। तो ये सब छोड़ के इन्होंने जाके शामिल हुए उसमें जो पीपुल्स वेलफेयर, जिसमें वामपंथी, वाइको, और उन्होंने उनको कहा भाई हम आपको प्रोजेक्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी एक विवाद शुरू हो गया कि इन्होंने वो डीएमके उनको पैसे लालच दे रहे थे। ये सब करके मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु चुनाव इसमें बहुत सालों के बाद एक मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट बन रहा है। लेकिन क्या इस बिखराव का फायदा अम्मा को मिलेगा? ऐसा देखिए, अभी क्योंकि आप अगर 2014 का ये भी देखेंगे, 2011 का जो फिगर्स आप देखेंगे,
अम्मा को मुकाबला करने अगर सारे इकट्ठे हो जाते तभी एक प्रकार से बड़ा चैलेंज होता, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ डीएमके और कांग्रेस का अलायंस भी आगे नहीं बढ़ा। वैसे जो खबर चल रही है कि राहुल गांधी बहुत नाराज हैं कि हमें कहा गया कि पहले आप आ जाओ, विजयकांत आ जाएंगे, लेकिन विजयकांत वहां चले गए। तो ये कुल मिला के देखे कि लगता है कि किसी तरह ऑपोजिशन जो है वो अपने आप को ये नहीं कर पाए। और जयललिता के लिए आज की जो स्थिति जो है, और उन्होंने जिस तरह सीटें जो अनाउंस कर दी है, वो तो एक तरफा केवल 7 सीट उन्होंने छोटे छोटे जो जयललिता पूरी ताकत से हैं और जयललिता ही सबसे ताकतवर नेता वहां की दिखाई देती हैं और इसका फायदा भी जो है ऐसा लगता है फिलहाल, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और तो तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में कभी चावल, कभी टीवी तो कभी कैंटीन हावी रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह का राजनीतिक बाण है या फिर वाकई लोगों की जरूरतों के मद्देनजर पार्टियां इस तरह की योजनाएं लाती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में तोहफों और योजनाओं के जरिए गरीबों और दलितों के वोट साधने का जोर रहा है। अम्मा ब्रांड की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे ही जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति का चेहरा ही बदल डाला। कमजोर तबकों के बीच जयललिता की छवि अम्मा की है। कभी मुफ्त चावल तो कभी सस्ती कैंटीनें, दवाएं, बोतल बंद पेयजल, औरतों के लिए मिक्सर ग्राइंडर और लड़कियों के लिए साइकिल, लैपटॉप से लेकर चश्मे तक बांटने का सिलसिला जारी रहा। इसमें स्वास्थ्य सेवा पहलों की एक लंबी फहरिस्त भी शामिल है, लेकिन डीएमके भी दूध की धुली नहीं दिखती। दरअसल डीएमके ही वो पार्टी है जिसने राज्य में पहली बार खैरातों की परंपरा शुरू की थी। इसे 2006 में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए अपने वायदे के मुताबिक रंगीन टीवी सेट बांटे थे। उसके बाद एक दशक के दौरान आई सरकारों ने खैरात पर करीब 11,500 करोड़ रुपए फूंक दिए। यह सब उस दौरान हुआ जब राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब थी। कुल मिलाकर दोनों ही दलों की नजरें हमेशा से ही कमजोर तबकों के वोट पर रही है और अपने आप को गरीबों का मसीहा साबित करने की होड़ ने तमिलनाडु की राजनीति को तोहफों और सस्ती योजनाओं के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रिपोर्ट थी शेखर जी। क्या ये तोहफे, सस्ती ये जो योजनाएं हैं, ये सब क्या तमिलनाडु की राजनीति का एक रेगुलर फीचर बन गया, नियमित एक चीज जो कि हमेशा रहेगी? केवल पीएम को छोड़ के जो पीएम के उसको विरोध कर रहा है कि ऐसे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि ये सिलसिला पहले से शुरू हुआ और इस बार जयललिता ने जो जैसी उस समय भी मिक्सर ग्राइंडर टीवी ये डीएम की तरफ से भी ये सब मंगलसूत्र ये, लेकिन एक कार्यक्रम जो है जिसको अभी बाकी पार्टीज भी सोच रहे हैं क्या अपने देश में, मतलब अपने प्रदेश में इसको लागू करे, जैसे अम्मा कैंटीन, अम्मा दवाई, अम्मा की बाकी जो चीज़ें जो हैं, जो एक मॉडल बन। देखिए जब ये जो मिड डे मील स्कीम भी शुरू किया था वो एमजीआर ने शुरू किया, उस समय इंदिरा जी ने विरोध किया कि भाई ये नॉन प्लांट एक्सप्रेस स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम आज सारे राज्यों में ये चल रहा है और माना जा रहा है एक प्रकार से मेलन्यूट्रिशन और बच्चों को स्कूल में आने के लिए आकर्षण करने का एक बड़ा साधन बन गया। तो वेलफेयर स्कीम तो समझ में आता है कि भाई आप स्टेट के लिए लोग, गरीब लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम करते हैं, लेकिन फ्री गिफ्ट चुनाव में ये तो देखिए ये कॉम्पिटिटिव बन गया है कि एक पार्टी, ये नहीं है कि केवल एक पार्टी दे रहे हैं, अब पार्टियों के बीच में लौड़ लगी है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि जो पीएम के है पटाली मक्कल कच्ची, वो कह रहा है कि भाई हम किसी को कुछ नहीं देंगे, इससे लोगों को फायदा नहीं होता है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए ये एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता लोग जो मतलब जिनकी आदत पड़ गई है कि हर पार्टी, क्योंकि 5 साल में एक बार उनको कुछ प्रॉमिस जो है, तो उसमें और एक ये जो फ्री गिफ्ट एक सुशासन का ये बन गया है, जो इस पर मुझे लगता है पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि इस तरह आप कितने दिन देते जाएंगे और जो पार्टी के पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या रिसोर्सेज ऐसी देना है। लेकिन तो पार्टी कौन सी अपनी जेब से देती हैं नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे गाय देना, कई जगह इन्होंने ये भी दिए है, जो कैटल ये भी दिए है इनके कार्यक्रम में कई। उनकी दूसरा आर्ग्यूमेंट है भाई ये भी एक प्रकार के जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए एक इकोनॉमिक साधन उनको जुटाने में और गरीबी की दूर करने में एक ये कार्यक्रम है। मतलब उनके पास तर्क तो पॉलिटिकल पार्टी को उसकी कमी नहीं होती, हर चीज को अपना तर्क से जो है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इसका इंतजार रहेगा। हमने तमिलनाडु की बात की, तमिलनाडु के बाद अब केरल की ओर आपको ले चलते हैं। केरल की अगर बात करें तो वहाँ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही 5 साल के अंतराल पर सत्ता की अदला बदली होती है। अब यहाँ आप केरल की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। प्रदीप, कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। देश में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात अब केरल की। केरल में UDF और LDF के बीच ही 5 साल के अंतराल पर सत्ता की अदला बदली होती रहती है, और इस बार भी होगी, या फिर भाजपा कुछ फेर बदल करने के लायक एक राजनीतिक शक्ति बनकर राज्य में उभरेगी? ये सवाल सभी के पास है, कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन अगर राज्य की राजनीति देखें तो कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है और अंदरूनी खींचतान भी चल रही है। 45% अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए सत्ताधारी UDF और LDF मोर्चाबंदी कर रहे हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में UDF की जीत का अंतर देखें तो ये केवल 1,68,000 वोटों का था। राज्य में गठबंधनों के बीच वोटों का ये फर्क सिर्फ 0.97% का रहा। 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का काफी कुछ दांव पे लगा है। कांग्रेस को 2014 के संसदीय चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद राज्य में वापसी का दमखम भी दिखाना है। साथ ही सत्ताधारी UDF को एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त भी होना है। परेशानी कांग्रेस के अंदर खाने की खींचातानी भी है। प्रदेश अध्यक्ष VM सुधीरन और मुख्यमंत्री चांडी की आपसी लड़ाई में ओमान की दबंगई 83 उम्मीदवारों की लिस्ट में साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री को ये भी यकीन है कि शराबबंदी की पहल से महिला मतदाताओं के वोट जरूर UDF को ही मिलेंगे। केरल में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि शराबबंदी से राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर बुरा असर भी पड़ा है। ऐसे में राज्य की नई शराब नीति वरदान और मुसीबत दोनों ही है। दूसरा बड़ा भ्रष्टाचार का खेल सोलर घोटाला भी राज्य में गूंज रहा है। ऐसे में घोटालेबाजों के साथ मुख्यमंत्री मजबूती के साथ टिके हुए हैं। खैर, कांग्रेस की कलह और सत्ताधारी मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर LDF खुश है और इसका फायदा उठाने की जोर शोर से तैयारी में है। वाम दल सत्ता में वापसी के लिए चर्च की राजनीति से लेकर राज्य के मुसलमानों पर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि मुस्लिम मतदाताओं पर UDF की भी दावेदारी है। आंकड़ों में देखें तो राज्य की 27% मुस्लिम समुदाय की आबादी 57 सीटों पर असर डाल सकती है।
राज्य में अपने आक्रामक प्रचार और पिछले निकाय चुनाव में सफलता से उत्साहित भाजपा केरल विधानसभा चुनाव में चमत्कार करने पर आमादा है। राज्य के मौजूदा पार्टी अध्यक्ष राजशेखरन आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भाजपा की नजर राज्य में 55% वाले हिंदू समुदाय पर है। हालांकि हिंदुओं ने राज्य में कभी एकजुट होकर वोट नहीं किया। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में 10.33% वोट लेकर सभी को चौंकाया जरूर था, लेकिन खाता नहीं खोल पाई थी। और अब देखते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें चुनाव टॉप 10 में। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने असम के नलबारी में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो वो अवैध घुसपैठ पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। असम में अंतिम दौर के चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बरपेटा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आसनसोल भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का संसदीय क्षेत्र है और यहां 11 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस और वाम दलों के बीच चुनावी समझौते पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का हमला जारी है। मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने लोगों से अपील की कि वह मुर्शिदाबाद जिले में बदलाव के लिए मतदान करें। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी का गढ़ है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में आज सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक संघर्ष में एक महिला घायल हो गई, जबकि 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पश्चिमी मिदनापुर में पहले चरण के दूसरे भाग में 11 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ओमन चांडी को पुथुपल्ली जबकि गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला को हरिपत से टिकट दिया गया है। सत्तारूढ़ यूडीएफ की तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी केरल कांग्रेस एम ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष के.एम. मणि पाला जबकि कार्यकारी अध्यक्ष पी.जे. जोसेफ थोडुपुझा से चुनाव लड़ेंगे। केरल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कोझिकोड प्रशासन ने अनूठी पहल की है। 16 मई को होने वाले चुनाव के लिए शहर में ग्रीन पोलिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इन मतदान केंद्रों पर प्लास्टिक और फ्लेक्स बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीडब्ल्यूएफ के साथ गठजोड़ को लेकर डीएमडीके के कुछ नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। पार्टी के कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष विजयकांत से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में डीएमडीके ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। मुख्यमंत्री जयललिता तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव के लिए शनिवार से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र आर.के. नगर से होगी। तो चुनावी टॉप 10 और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। शेखर अय्यर जी आप आए, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आज जनादेश के अंक में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी तमाम 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें लेकर शाम 7:30 बजे ठीक इसी वक्त। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।